पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। और जब पूरे क्वेश्चन वहां जाएंगे तब मैं आप लोगों को चैट्स खोल दूंगा, आप लोगों से बात भी मैं कर पाऊंगा। बताइए। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो 91% ने सही आंसर दिया। डिस्टेंस देखिए, आप लोगों को वर्ष से ऐसे लग रहा होगा ये दूरी मापिए, समय मापने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोस्तों दूरी मापने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग सभी जानते हैं जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में कितना चला, इतना मीटर चला। तो पूरे साल भर में प्रकाश कितना चलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष, यानी ये दूरी का मात्रक है। और आप लोग ध्यान रखिए 1 लाइट ईयर में कितनी यूनिट होती है, कितने मीटर होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चले आगे आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोल आ रहा है, बताइए। जो एंगस्ट्रॉम है, ये ओ है ना, जो एंगस्ट्रॉम है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, लेकिन जो बहुत छोटी लेंथ होती है आप लोग की, बहुत चिन्नी सी अगर लेंथ होती है, इतनी सी लेंथ होगी, तो इसको आप लोग किसमें नापोगे? दोस्तों एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछे एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है, दोस्तों इसको हम लोग पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का भी मतलब आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। यानी देखिए दोस्तों 0.0000000001 मीटर, कितना छोटा आप लोगों की यूनिट है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम लंबाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी लंबाई को? जो बहुत छोटी जो लंबाई होती है उनको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ऐसे ही आप लोगों को रोज 35-35 क्वेश्चन का सेट करना, सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे बिठवा दूंगा एग्जाम में, है ना। बस आप लोग सीरियस होकर टेस्ट दीजिए रोज। दोस्तों लाइट इंटेंसिटी का मात्रक होता क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइट इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई सोर्स है, कोई मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब से लाइट निकल रही होगी, तो दोस्तों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये कितना एंगल बना रही होगी। जैसे मान लीजिए अगर दोस्तों ये केवल इतना ही एंगल बना रही है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा बल्ब होगा, वो मान लीजिए इतना आप लोगों को एंगल बना रही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो बेसिकली लाइट इंटेंसिटी ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना एंगल वो बना रहा है। ये हम लोग देखते हैं, जो जितना ज्यादा एंगल बनाता है, जो जितना ज्यादा कोण बनाता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो लाइट इंटेंसिटी को जो मेजर करा जाता है वो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसमें करा जाता है? कैंडिला में करा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों 10 की पावर -2 है और ये 10 की पावर -4 है ना। ये ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर -2 है और ये आपका 10 की पावर-4 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बोल आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत जनों को ऑप्शन नंबर ए लग रहा होगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ आप लोग ऐसी गलती करेंगे। देखिए ध्यान रखेंगे, एक माइक्रोमीटर में एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर-6, यानी एक माइक्रोमीटर में होता है 10 की पावर-6 मीटर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर-2 होता है। तो आप लोगों से आंसर सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो आइए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 की पावर-6 इंटू 10 की पावर-2, और 10 की पावर-2 से अगर भाग कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इधर लिख दो आप लोग मीटर। दोस्तों 10 की पावर-2 का मतलब क्या होता है? जब 10 की पावर-2 का मतलब होता है सेंटी, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर-6, ये आपका 10 की पावर-2 की जगह सेंटी लिख दिया और मीटर था ही, और नीचे आपका 10 की पावर-2 था ही। अब 10 की पावर-2 है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10 की पावर+2 बनेगा। तो 10 की पावर-6 तो था ही, और 10 की पावर-2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर+2 बनेगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है? आप लोग का माइनस होता है, तो 10 की पावर-4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर-6 मीटर होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10 की पावर-4 सेंटीमीटर होते हैं। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ जा रहा है कि एक बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी कब तक? जब तक आप इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? दोस्तों ये बताया न्यूटन ने। आपको पता है न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, गति में है, तो गति में रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये आपके न्यूटन का पहला नियम होता है, और इसी को ही हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएं। हिमांशु जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजर नीरज 11 कोड, ओके। आंसर बताएंगे आप लोग।
दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि इसका आंसर न्यूटन होना चाहिए था। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोला जा रहा है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? आप लोगों को पता है न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग न्यूटन ने दिया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। तो जड़त्व का नियम सबसे पहले बताया गैलीलियो ने और न्यूटन ने इसको और एक्सप्लेन करा। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो दोस्तों राइट आंसर आपका गैलीलियो होगा। मैंने लिखा है यहाँ पर जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दोस्तों गैलीलियो ने दिया था। हाँ, बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर आपका और एक्सप्लेन करा और विस्तृत इसका अध्ययन करा। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। समझ में आ गई? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है केवल और केवल 31% के द्वारा। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर सीख नहीं आए हो, ठीक है? किसी को कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं संवेग होता क्या है, मोमेंटम होता क्या है। मास इनटू वेलोसिटी, यानी अगर कोई m मास की कोई बॉडी है, अगर ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में आ जाएगा मोमेंटम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। एक m मास की क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है। बोला जा रहा है ये v वेलोसिटी से आ रहा है, v वेग से आ रहा है, और दोस्तों इससे टकराने के बाद में ये इसी वेग से वापस लौट जाता है, ठीक है। मतलब m मास की जो बॉडी है इसी वेलोसिटी से वापस मुड़ जाती है। तो आप लोगों से संवेग में अंतर पूछा था। तो पहले संवेग क्या था, मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। बाद में क्या रहा, m इनटू v। तो आप लोग सोचेंगे पहले भी mv था बाद में भी mv है, तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, ये एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी आप लोगों की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब अगर ये डायरेक्शन पे जा रही है तो अलग चीज है, ये डायरेक्शन में जा रही है अलग चीज है। तो अगर आप लोग इसको प्लस ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाले को माइनस लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब बताओ स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था। आप लोग बोलोगे सर m इंटू वी था। मैं बोलूंगा टकराने के बाद में कितना मोमेंटम हुआ, तो आप लोग बोलोगे m इंटू माइनस वी। समझ रहे हो? तो पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, चेंज कितने का हुआ, तो आप लोग करोगे फाइनल कितना हो गया, माइनस एम वी। माइनस पहले कितना था mv, तो माइनस mv माइनस 2mv, तो माइनस 2mv कितने का चेंज आया। मैग्नीट्यूड कितने, मैग्नीट्यूड कितना हुआ, कितने का चेंज आया, तो आंसर आपका हो जाएगा 2mv, ठीक है। आप लोग इसको, आप लोग बोलेंगे सर इसको प्लस लेते हैं क्या, नहीं, आप लोग इसको माइनस ले सकते हो, इसको प्लस ले सकते हो, या इसको प्लस ले सकते हो, इसको माइनस कैसे भी ले सकते हो। अगर आप लोग इसको माइनस लेते हैं तो आपका आंसर 2mv आ जाता। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस चीज की कि वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ रहे हो? तो आंसर 0 नहीं आएगा, राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन पे गलतियां भी होगी, लेकिन इससे आप लोग को डिप्रेस नहीं होना, सीखना है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा दे देता हूं मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है। आंसर बताइए। मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब 50% बच्चे इसका सही आंसर दे पा रहे हैं, और जब मैं सॉल्यूशन बता दूंगा 50% बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 53% ने दिया है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर कोई एक m मास की कोई बॉडी है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेग से जा रहा है, तो इसका संवेग कितना होता है। इसको संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं p से। तो इसका संवेग कितना है, इसका मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप लोगों से गतिज ऊर्जा पूछे कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। चलो ठीक है। तो दोस्तों एक काम करो, मैं ऊपर नीचे अगर m से गुना और भाग करूं तो क्या आपका ऐसा हो जाएगा, क्या ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक m आ जाएगा। तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मोमेंटम का स्क्वायर। देखो p क्या था आपका mv था, तो m स्क्वायर v स्क्वायर करोगे तो क्या p स्क्वायर बन जाएगा क्या। तो आपको पता पड़ गया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m। तो आप लोग एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करोगे, सीधे आज के बाद में याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या संबंध होता है, ये होता है गतिज ऊर्जा क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। चलो आ जाओ, क्या बोला जा रहा है, संवेग कितना दिया जा रहा है, 2 दिया जा रहा है, किलोग्राम 3 दिया जा रहा है, गतिज ऊर्जा निकाल लिया। तो मैं तो फॉर्मूला जानता हूं, काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाय 2m। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर p क्या होता है, मोमेंटम होता है। कितना दिया हुआ है सर, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 इंटू 2 बटे 2। m कितना दिया हुआ है, मास 3 दिया हुआ है, तो 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। मैं इस आवाज को कम करता हूं। देखिए दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रल। देखिए होता क्या है, जो एटम होता है, परमाणु क्या होता है, आप लोग जानते हो। एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं किस प्रकार से होता है, आपके बिल्कुल मध्य में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। क्लियर है क्या? और इसके बाहर और कुछ कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। मतलब कहने का मतलब है एटम में क्या होता है आप लोगों का, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पे होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है, यानी -1.6 × 10⁻⁹ अब ध्यान रखेंगे एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, यानी एटम पे नेट चार्ज कितना हुआ, जितने प्रोटॉन है जितना धनावेश है उतना ही आप लोगों के इलेक्ट्रॉन है उतने ही ऋणावेश है, तो इस पे कोई नेट चार्ज नहीं रहेगा, तो एटम आप लोगों का न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 35 में से 35 गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के जाओ कि आगे से ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं गलत नहीं करूंगा। आंसर बताइए। तो राइट आंसर 85% दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैंने बोला 11 प्रोटॉन है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। दोस्तों कोई नेट चार्ज होगा क्या, कोई नेट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही आपका ऋणावेश है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर छुप के बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की क्या चोरी होना आसान है क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा भी सकता है या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर करना तो दोस्तों असंभव है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अंदर गुफा में बैठे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसी की वजह से आपका दोस्तों चार्ज आता है। कैसे आता है आइए देखते हैं। तो मान लीजिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन क्या है, धनावेश क्या है, कम है, ऋणावेश वाली चीज ज्यादा है, तो दोस्तों नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो 11 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चले जाए तो दोस्तों कितने रह जाएंगे, 10 ही रह जाएंगे, यानी दोस्तों धनावेश आपका ज्यादा है, ऋणावेश वाली चीज कम है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज करने के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो अंदर बैठे गुफा में। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 82% ने दिया है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। दोस्तों आप लोग कोई भी एलिमेंट के बारे में लिखते हो, जैसे मैंने लिखा सोडियम, तो सोडियम को आप लोग ऐसे लिखते हो, तो जो नीचे लिखा हुआ नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है, और आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक से आप लोग प्रोटॉन कितने हैं ये पता लगा पाओगे क्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता लगाओगे क्या, पता लगाओगे। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, तो क्या आप लोग उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता लगा सकते हो क्या, कैसे लगाते हो आइए देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ये तो हो गया न्यूक्लियस नाभिक, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। ध्यान से समझना, कोई भी एटम चाहता है इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आए, कोई भी एटम चाहता है इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 2n², यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, n बराबर 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो दोस्तों उसमें बाहरी कक्षा आपकी पूरी तरीके से भरेगी या नहीं भरेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो भर जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है परमाणु क्रमांक, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से आप लोग बता पाओगे कि अगर उसका परमाणु बाह्यतम कक्षा पूरी तरीके से भरी हुई है या नहीं भरी हुई। तो भरी हुई होगी तो बिल्कुल इनएक्टिव होगा, और अगर कमी होगी तो वो कुछ रिएक्ट करेगा। क्लियर है क्या, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी किससे बता पाओगे, आप लोग एटॉमिक नंबर से बता पाओगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बोला जा रहा है परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों फॉर्मूला होता है 2n², n बराबर 1 रखोगे, यानी पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n बराबर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 into 2 2, n बराबर 2 रखोगे, यानी दूसरी कक्षा में कितना हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दोस्तों 8 हो सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से बताइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों किसी भी एलिमेंट को जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, एक नंबर नीचे लिखा होता है, एक नंबर ऊपर। जो नीचे जो नंबर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी दोस्तों परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और आपको पता है जितने प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या बोल लो या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल लो। दोस्तों ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, यानी मास नंबर। ये क्या होता है, आप लोग के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है क्या, अब आ जाओ। तो आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 18, या मैं बोलूं प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 18, क्योंकि आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होता है, यानी नीचे नंबर कौन सा आएगा, 18 आएगा। और ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 18 प्रोटॉन है, 20 आप लोगों के न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे, 38। तो ऊपर कहीं ना कहीं 38 नंबर आएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऊपर 38 लिखा हो, यहाँ पर 18 लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर बी बैठा है ना। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चले आगे, आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों बोला जा रहा है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने करा गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखो न्यूलैंड ने भी किया था, मैंडलिफ ने भी करा था, लेकिन सबसे पहले डोबेरेनॉर्ड ने करा था। देखिए आप लोगों को पता है तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है? आप लोग के समान प्रकार के आप लोगों के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ रखना। तो डोबेरेनॉर्ड ने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स उस समय ज्ञात थे उन्होंने उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। और इन्होंने ऐसे बोला कि दोस्तों हर पहले और तीसरे वाले का जो एवरेज होगा वो दूसरे वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर ऐसा तीन तीन का ग्रुप बन रहा है तो उन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन करा था डोबेरेनॉर्ड ने, ये करा था 1817 में। क्लियर है क्या? मैंडलिफ ने भी करा था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उन्होंने बनाई थी 1869 में। तो इससे पहले तो दोस्तों किन्होंने करा क्लासिफिकेशन? डोबेरेनॉर्ड ने। न्यूलैंड ने भी करा था, न्यूलैंड ने भी करा था, उन्होंने क्या करा, 8-8 के ग्रुप बनाए थे। तो न्यूलैंड ने जो करा था 1865 में करा था। तो सबसे पहले किसने करा? 1817 में दोस्तों डोबेरेनॉर्ड ने करा, याद आप लोग रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? तो दोस्तों पुरानी जो पीरियोडिक टेबल है जो आपके बनाया था किसने? मैंडलिफ ने, वो बेस्ड थी एटॉमिक मास पे, परमाणु द्रव्यमान पे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछी जाए जो मोजले वाली थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड है दोस्तों? वो आपके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दोस्तों डोबेरेनॉर्ड का क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन, मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल, ये सभी के सभी किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पे। ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन क्या होता है, तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। और एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कौन हो, किसकी होगी, या सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है किसकी? फ्लोरीन की। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, तो दोस्तों वो होती है आपकी क्लोरीन की। तो दोस्तों दोनों याद रखेंगे, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी रेलवे के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हेलोजन। देखो क्या बोला जा रहा है, आप समझो तो सही बात को। देखो बोला जा रहा है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। आप लोगों को पता है, देखो ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर हीलियम कहां पर होता है? यहाँ पर होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये सारी की सारी इनर्ट गैस होती है क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूरी तरीके से भरा होता है। आप लोगों को पता है दोस्तों, हर कोई एटम चाहता है उसके बाह्यतम कोश में भरा हो जाए, पूरी तरीके से भरा हो जाए, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांसफर करेगा या एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? अब देखो हाइड्रोजन में कितना है, आपको पता है हाइड्रोजन आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। तो दोस्तों पहली कक्षा में आपका क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जबकि पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है ना। तो दोस्तों ये चाहता है ना कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो दोस्तों आप लोगों का ये किसकी जैसे हो जाएगा? हीलियम के जैसे। हीलियम का भी दोस्तों पहली कक्षा पूरी तरीके से भरी होती है, यानी इसलिए तो वो आपकी इनएक्टिव होती है, क्योंकि एक ही कक्षा में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इसलिए वो आपकी इनर्ट बन जाती है। सिमिलरली दोस्तों बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से हैं अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 17 ग्रुप वाले। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन आता है, एग्जांपल देता हूं आप लोगों को फ्लोरीन का। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 9। एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास बचे कितने? 7 है। तो ये कैसे भी चाहता है ना कि इसके 8 की कैपेसिटी कैसे भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए। क्लियर है क्या? तो अगर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो दोस्तों इसका भी बाह्यतम कोश पूरी तरीके से भर जाएगा, और ये दोस्तों आपका नियोन की जैसे होता है, नियोन में ऐसा ही होता है। क्लियर है क्या? तो सिमिलरली इधर क्लोरीन है, तो क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो आर्गन की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोस्तों बिहेवियर किसका है कि अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेंगे। ये होता है आपके 17वें ग्रुप का, और 17वें ग्रुप को क्या बोला जाता है? हेलोजन बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो एटम की रेडियस होती है वो किस ऑर्डर की होती है? आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एटम की रेडियस किस ऑर्डर की होती है? तो दोस्तों आपको पता है एटम बहुत छोटा होता है। अगर मैं उसको बड़ा करके बताऊं तो मान लो ये आप लोग का एक एटम है, उसके अंदर आपको होता है न्यूक्लियस नाभिक। तो अगर हम लोग बात करें इस एटम की रेडियस की तो किस ऑर्डर की होती है दोस्तों? ये होता है 10 की पावर -10 मीटर।
और अगर बात करें न्यूक्लियस की नाभिक, तो वो तो और भी छोटा होगा, तो उसकी दोस्तों जो रेडियस होती है वो 10 की पावर -15 मीटर इस ऑर्डर की होती है। तो अगर हम लोगों से किसकी पूछे, एटम की पूछी, न्यूक्लियस की पूछी, एटम की, तो एटम की पूछी, राइट आंसर आपका 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात को? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों 1 मिनट के लिए पोल अभी हैंग हो गया है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन में भी पोल नहीं आएगा, तो मैं बिना पोल के करवा देता हूँ, है ना? 2-3 क्वेश्चन के बाद में पोल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, तो परेशान ना होंगे बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए आ जाइए। बोला जा रहा है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है, जिसकी पूरी फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जिसकी पूरी फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर मेमोरी आप लोगों को पता है ना, जीबी में नापते हैं कि भाई तेरे पास कितनी जीबी की पेन ड्राइव है, 4 जीबी की है, 10 जीबी की है। तो इस जीबी का अर्थ क्या होता है? मन में सोचो क्या होना चाहिए जीबी का? तो दोस्तों जीबी का जो मीनिंग होता है वो होता है गीगाबाइट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। और अगर आप लोगों से पूछे गीगाबाइट में क्या होता है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपने टेराबाइट सुना होगा, गीगाबाइट सुना होगा, मेगाबाइट सुना होगा, किलोबाइट सुना होगा, तो आइए देखते हैं। तो आपके 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। दोस्तों 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होती है, एमबी को बोलते हैं मेगाबाइट। और 1 एमबी में यानी 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। और 1 किलोबाइट में आप लोगों को लगता होगा क्वेश्चन में दिया होगा 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है? एक ऑप्शन होगा 1000, तो आप लोग 1000 पुट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। 1 किलोबाइट में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं, ध्यान रखेंगे। और आप लोगों से पूछा जाएगा 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये भी ध्यान रखो। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अरे याद रह जाएगा क्या? तो ध्यान रखेंगे 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और गीगाबाइट जो जीबी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो अभी पोल हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं है। मैं आपका ऑडिबल हूं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। 1-2 क्वेश्चन के बाद में पोल आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है देखते हैं। पोल आ गया क्या? नहीं, पोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। ये कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को पता है, कंप्यूटर को जो हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए तो हाई लेवल है ना। तो दोस्तों इस हाई लेवल लैंग्वेज को आप लोग की मशीन लेवल लैंग्वेज में कंट्रोल कर सॉरी कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है? कंपाइलर का काम होता है। तो कंपाइलर क्या करता है? एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे सोचिए आप लोग, है ना? पोल अभी 2-3 क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो। कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो बहुत जने सोचेंगे सी प्लस, पास्कल, आपका फोर्टन। दोस्तों आपकी जानकारी के मैं बता दूं, सी प्लस, सी डबल प्लस, पास्कल, आपके फोर्टन, ये सारी की सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। विंडोज 98 कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती। तो फिर ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका होता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स होता है, विंडोज 98 होता है। ये क्या है? आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है दोस्तों, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ना, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं पोल स्टार्ट है ना। तो वेट करिए, थोड़ी देर में आप लोग का पोल स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बोला जा रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों आपको बताया आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें पाई जाती है। मिनरल भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है। तो अगर वाटर की बात करें, वाटर आपकी बॉडी में कितना पाया जाता है दोस्तों? 60 से 80% पाया जाता है। कितना? 60 से 80%। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों को ऑप्शन में कोई सा भी 60 से 80 के बीच में ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर बताइए क्या होना चाहिए? मन में सोचिए, कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहा है। कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? दोस्तों आप लोग जो भी फूड लेते हो, जो भी भोजन लेते हो, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो एक जटिल रूप होता है। तो आपकी बॉडी इसको सीधे पचा नहीं सकती। तो इसका पाचन होना जरूरी है, पहले इसका डाइजेशन होना जरूरी है। आपकी बॉडी आपकी बॉडी को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो जब तक इनका डाइजेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग फूड में जो भी खाते हो, क्या क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट खाते हो, और क्या खाते हो? प्रोटीन खाते हो, और क्या खाते हो? फैट खाते हो। तो ये आप लोगों के क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके कॉम्प्लेक्स रूप होते हैं। तो इनका स्मॉल रूप में कन्वर्ट होना जरूरी है ना। तो आप लोगों से पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो ये आपका टूटता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। अगर आप लोगों से कोई पूछे प्रोटीन का जब पाचन होगा किसमें टूटेगा, तो प्रोटीन आप लोगों का टूटता है एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में। आप लोगों से जब पूछे जब फैट का पाचन होगा, फैट जब टूटेगा किस रूप में टूटेगा, तो फैट आपका टूटता है फैटी एसिड में। तो अभी आप लोगों से किसका पूछा गया था? कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया था। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। बाइल किससे सीक्रेट होता है? बाइल किससे निकलता है? बाइल जूस बोल लो या पित्रस बोल लो। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं, जिनसे कोई ना कोई केमिकल निकलता है, जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। ऐसे ऑर्गन जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है, ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि। तो हर ग्रंथि से कोई ना कोई चीज निकलती है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, लीवर एक ग्लैंड है। और ग्लैंड ही नहीं दोस्तों, ये आप लोगों की सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो अगर लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो इससे भी कुछ ना कुछ निकलता होगा। तो दोस्तों लीवर से एक जूस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, या इसको बोला जाता है पित्त रस। इसको बोला जाता है पित्त रस। समझ गए बात को?
तो ध्यान रखेंगे पित्त रस किससे निकलता है, लीवर से निकलता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे इसका स्टोरेज कहां पर होता है, तो इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। कहां पर होता है, पित्ताशय में। ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि इस पित्त रस में कोई एंजाइम पाया जाता है क्या, तो दोस्तों इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। दोस्तों फिर कोई एंजाइम नहीं होगा तो क्या किसी का पाचन नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। बाइल जूस में कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये फैट का पाचन कर सकता है। तो आप लोगों से पूछा जाए बाइल जूस से किसका पाचन हो सकता है, फैट का पाचन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लीवर से निकलता है, स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इससे फैट का पाचन होता है। ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आगे आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। हमारे स्टमक में एक एसिड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों आपका जो स्टोमक है इसमें आप लोगों का HCl पाया जाता है। अब यार HCl तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी एक प्रबल अम्ल है। क्या स्टमक की जो इंटरनल वॉल होगी, आंतरिक दीवारें, उनको डैमेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन दोस्तों स्टमक की इंटरनल वॉल पे क्या होती है, म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है। आप लोग बोलेंगे सर म्यूकस क्या होता है, म्यूकस वही तो सर्दियों में आप लोग के नाकों से निकलता है। तो यहाँ पर उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से आप लोग के स्टोमक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता HCl पे, HCl का। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, एक बार मैं और रिफ्रेश कर लेता हूँ कि पोल स्टार्ट हो जाए तो, है ना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, पोल स्टार्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना अपन को तो देखो पढ़ना ही है। हम लोगों को डाइवर्ट नहीं होना इन चीज से, कभी टेक्निकल इशू आ जाए तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है भोजन का डाइजेशन, तो देखिए दोस्तों ये आप लोग का जो भी भोजन लेते हो उसके साथ में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों आप लोग जो भी भोजन लेते हो सबसे पहले माउथ में रखते हो। माउथ से दोस्तों ये आपका आता है फूड पाइप होता है, यहाँ पर फूड पाइप से आपका आता है स्टोमक में यानी आपके आमाशय में। इसके बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में, फिर इससे आपकी बड़ी आंत में जाता है, फिर इससे बाहर निकल जाता है आप लोग का। तो दोस्तों सबसे पहले पाचन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। किससे होता है, माउथ से होता है, ध्यान रखेंगे। और किसका होता है, प्रोटीन का होता है। क्या आप लोग बोलेंगे प्रोटीन का पाचन माउथ में होता ही नहीं है, तो किसका होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सलाइवा होता है, आप लोगों का जो लार होता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, माउथ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कमी आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी से आप लोगों को क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी डिजीज होती है। कौन सी स्कर्वी डिजीज, इसमें जो आपके गम्स होते हैं ना, मसूड़े, इसमें क्या आती है, स्वेलिंग आती है, इसमें खून आते हैं। आप लोगों से कोई पूछे रिकेट्स में क्या होता है, तो आप लोग के रिकेट्स में आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। कौन से विटामिन की वजह से होता है, ये विटामिन डी की वजह से होता है। आप लोगों से कोई पूछे बेरी बेरी डिजीज कौन सी विटामिन की वजह से होता है, तो ध्यान रखें विटामिन B1 की वजह से होता है। आप लोगों से कोई पूछे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी किसकी वजह से होता है, दोस्तों ये आपकी विटामिन ए की वजह से होता है। तो सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी विटामिन सी पूछा था, तो जो विटामिन सी है इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका साइंटिफिक नेम होता है, केमिकल नेम बोल लो, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और अगर इसकी कमी होती है तो ब्लीडिंग होती है गम्स में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। समझ रहे हो बात को। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग को बोला जा रहा है फैट कितनी एनर्जी देता है, तो देखिए आप लोग फूड जो भी लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। आपको एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कितनी मिलती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी मिलती है। मैंने गलती से 4 किलो कैलोरी बता दिया था, पहले ध्यान रखो 4 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है, 4 कैलोरी मिलती है। समझ रहे हो, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर आप लोगों से पूछे कि फैट से कितनी मिलती है, तो दोस्तों फैट से एनर्जी कम मिलेगी जब आप लोग भूखे रहते हो, या जब व्रत आप लोग करते हो, फास्ट आप लोग करते हो, तब आप लोग को फैट से एनर्जी मिलती है। तो आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, तो ध्यान रखें 1 ग्राम फैट से आप लोगों को 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए आगे, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सुक्रोज कंटेन्स। सुक्रोज में क्या क्या होता है, तो दोस्तों सुक्रोज होता क्या है, तो एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था टेबल शुगर किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे सुक्रोज जो होती है इसी को टेबल शुगर बोला जाता है, घरेलू चीनी बोला जाता है, टेबल शर्करा बोला जाता है। तो सुक्रोज को टेबल शुगर बोला जाता है। पहली बात तो ये, सुक्रोज क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और आप लोग का जो सुक्रोज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों के मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन से होता है, जिसमें केवल शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है। एक आप लोग का होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कौन से होता है, जिसमें शुगर के 2 से 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है, जिसमें शुगर के 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दोस्तों जो आपका सुक्रोज है ये एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड होता है। और ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। दोस्तों माफी चाहता हूं, थोड़ा सा पोल हैंग हो गया है ना, कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य की
एक बार देखता हूँ मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, वेट करिए आप, है ना, जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब तक मैं एक बार कोशिश करता हूँ, वेट करिए। हाँ दोस्तों, अब आपके पास पोल आ जाएगा, थैंक यू सो मच। अब आप लोग का पोल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, पोल आपके सामने आ रहा है, आंसर बताइए, आंसर बताइए अब। बहुत बढ़िया। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि आप लोगों से पूछा है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात करें तो वो आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। कितने जने दे रहे हैं? 77% दे रहे हैं। देखिए ग्लैंड क्या होता है, जिनसे कोई ना कोई आप लोगों का क्या निकलता है, पदार्थ निकलता है। तो पिट्यूटरी से भी दोस्तों क्या निकलता है, कुछ हार्मोन्स निकलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे छोटी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो दोस्तों लीवर आप लोगों की सबसे बड़ी ग्लैंड हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, दूसरी सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी, तो दोस्तों वो पैनक्रियास होगी, अग्नाशय होगी। कौन सी होगी? पैनक्रियास होगी, अग्नाशय होगी। कौन सी होगी? पैनक्रियास होगी, अग्नाशय होगी। ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। फिर 3 क्वेश्चन और बचे, मैं आपकी रैंक शेयर करूंगा, कितनी रैंक आई आपकी। बोला जा रहा है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम करा जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, आप लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जब उसका डाइजेशन होगा, जब पाचन होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। आप लोगों से पूछे ये इंसुलिन अगर हार्मोन है तो निकलता कहां से है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आप लोगों का निकलता है पैनक्रियास से। कहां से? पैनक्रियास से, अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। चलो भैया निकल गया। इसका काम क्या है दोस्तों, जो ग्लूकोज है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपके दोस्तों बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को, इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, यानी मधुमेह, या फिर शुगर भी आप लोग बोल सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो। क्लियर है क्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों ऐसा यूनिट आप लोगों से पूछिए टेम्परेचर की, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं जूल तो आपकी एनर्जी की होती है, तो ये कहां से हो जाएगा, 7% ही दे रहे हैं। दोस्तों केल्विन आपकी होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर को जो नापा जाता है केल्विन में नापा जाता है। आप लोगों को पता है जो वाट होती है ये पावर की होती है, और कैलोरी कितनी होती है दोस्तों, ये हीट की होती है। तो हीट की दोस्तों ऐसा यूनिट तो क्या होती है, जूल होती है, लेकिन हीट की, उष्मा की सीजीएस यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। ध्यान आप लोग रखेंगे। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पूछा है तो आपका हो जाएगा केल्विन। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस है तो 273 जैसे जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 277 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। तो मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हर एक जीव में प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम जो सांस लेते हैं दोस्तों लंग्स के माध्यम से करते हैं, फेफड़ों के माध्यम से, लेकिन जो मछलियां लेती है दोस्तों उनमें गिल्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलफड़े, जिसको बोला जाता है गलफड़े। जैसे कोई आप लोग के जीव है तो स्किन से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, लेकिन मछली की बात करें तो रेस्पिरेशन किससे करते हैं दोस्तों, गलफड़े से करते हैं, गिल से करते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। आंसर आप लोग बताएंगे और फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा। कैपिटल जी ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज किसने टॉप करा। जल्दी से मैं रिजल्ट शेयर करने वाला हूं आप लोगों को। 8 सेकंड बचे हैं। सभी कमेंट सेक्शन में आ जाओ और आप लोग सभी अपनी रैंक बताओगे मुझे, ठीक है? बता दो रिजल्ट। तो लीजिए आपके सामने रिजल्ट है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन तो हम लोगों ने 35 लेकर आया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पोल्स केवल और केवल किस में आ चुके हैं? केवल और केवल 23 क्वेश्चन में अपना पोल आया। ठीक है, रैंक बता दीजिए अपनी। रैंक बता दीजिए। रैंक 1361, 6400, 3138, 971, 2063, 5559, 946, 1246, 781, 3430, 2010, 1498, 501, 380, 553। पहले दोस्तों मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन आपके लिए करवाए से आपको हेल्प मिली या नहीं मिली? देखो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बीच में पोल अटक गया था, वरना इसका और मजा आता। अगर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, इतने 9-10 हजार बच्चे एक साथ जुड़ गए, तो कई बार टेक्निकल इशू आ जाता है, इतने बच्चे एक साथ जुड़ते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। और आप लोगों से दोस्तों, सारे आप लोग एक बजे ये करो, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल, इजी, हार्ड, टफ, कोई सा भी चैप्टर हो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है क्या? तो बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी दो मासेज होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षण जो फोर्स होता है वो होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो कैपिटल जी को मैं लिख सकता हूं क्या? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो मुझे खुद बताइए, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 2 किलोग्राम किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्लियर है क्या? और दोस्तों आपको पता है शाम को 4 बजे भी होती है। 1 बजे तो होता ही है, रोज शाम को 4 बजे भी होता है, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों का डेली 1 पीएम को आप लोगों को मैं ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, और शाम को 4 बजे भी मिस ना करें। ये भी आप लोगों का 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जिसमें मैं आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करवाता हूं। साइंस में एक भी मार्क्स आप लोगों का कटने वाला नहीं है।